हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके आज से देखा जाए तो 25 तारीख तक 94 डेज बचे हुए हैं, यानी कि चौरानवे चौरानवे दिन है। आपके टोटल 94 डेज बचे हुए हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक नई सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको यूपीएससी के जितने भी जीएस के लेक्चर हैं उन सभी को कवर अप किया जाएगा। तो अभी जो कल हमारी एक लेक्चर हमने दिया हुआ था, उस लेक्चर के अंतर्गत बात की जाए तो हमने एक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का एक लेक्चर दिया हुआ था। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का दिया हुआ था। फिर आज जो हमारा जो लेक्चर आ रहा है वो लेक्चर हमारा शुरू किया जा रहा है, वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में सबसे पहले तो शब्दावलियों से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं उनको कवर अप करेंगे, जैसे कि आपका इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है, समावेशी एवं सतत विकास में क्या अंतर है। फिर बाद में पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रास्फीति के प्रकार, राजस्व बजट और राजकोषीय घाटा, इन सब चीजों के बारे में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। और ये रहेगा कि आपका 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आपका आप रेंडमली अगर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए फोन भी चलाते हैं तो इसमें ये रहे कि आप उस चीज का रिवाइज भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसी के ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की गई है। तो आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, मतलब कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। क्योंकि जब भी आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं या फिर कोई इकोनॉमी कहता है, कोई इकोनॉमिक्स कहता है, तो इसका एक मेजर डिफरेंशिएशन होता है। उस डिफरेंशिएशन को जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक आता है, जिसमें अर्थशास्त्र और इकोनॉमी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में एक डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। फिर बाद में इसके बाद ही अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन जान लेंगे। फिर बाद में और आपका जैसे कि कल जो टॉपिक होगा वो समावेशी एवं सतत विकास का होगा, फिर आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का। तो इस तरीके से जो भी शब्दावलियों में जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन में आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको कवर अप कराया जाएगा। तो ये आपका अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो आता है वो आता है एक तरीके से इंट्रोडक्शन को समझे। तो अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों मतलब कि ये किस से बना हुआ है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स को किस में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। इकोनॉमी को इस तरीके से लिखा जाता है, इकोनॉमिक्स ऐसा लिख दिया, यानी कि अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं और इसको इकोनॉमिक्स लिखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये एक ग्रीक या यूनानी शब्द है। क्या है ये? ग्रीक या यूनानी शब्द। कौन सा? आइकोसनोमिया, यानी कि आई ओ ओ आई ओ के ओ एन ओ एम आई ए, यानी कि आइकोनोमिया। ये जो एक ग्रीक एवं यूनानी शब्द है इससे मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना है? ग्रीक एवं यूनानी शब्द है आइकोनोमिया, उससे मिलकर ये चीज बनी हुई है। तो ये इसके अंतर्गत है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम समझते हैं कि ये आता है जैसे कि आईको, मतलब कि IOIKOS, मतलब आईकोस। और ये नोमिया, नोमिया मतलब नोमोज को दो तरीके से अलग कर देंगे, यानी कि आइकोनोमिया को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक आइकोज को एक नोमोज के अंतर्गत। अब आइकोज जो होता है वो एक तरीके से उसका क्या अर्थ होता है, तो आइकोज का जो अर्थ हो जाता है वो होता है ग्रह, यानी कि हाउस होल्ड या फैमिली, यानी कि परिवार। तो ग्रह एवं परिवार से संबंधित होता है, मतलब कि हाउस होल्ड और फैमिली से रिलेटेड होता है आइकोज। और ये जो नोमोज जो होता है वह मैनेजमेंट एवं प्रबंधन से संबंधित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आइकोज और नोमोज से रिलेटेड होता है, जिसमें एक आइकोज का मतलब होता है ग्रह या परिवार और नोमोज का अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो एक तरीके से ये क्या इसका अर्थ निकल के आता है? इसका अर्थ निकल के आता है कि एक ग्रह या परिवार का प्रबंधन करना। इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट की शुरुआत किससे होती है? आइकोस नोमिया एक शब्द है जिसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, आइकोस और नोमोस। आइकोस जो होता है वो इसका अर्थ ग्रह या परिवार होता है, नोमोस का मतलब प्रबंधन होता है, यानी कि ग्रह या परिवार का प्रबंधन करना आइकोनोमिया का अर्थ होता है, जो कि एक ग्रीक शब्द है।
अब आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो एक ऐसी विषय वस्तु होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज का अध्ययन करती है, या फिर ये पूछ ले कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का जो उपभोग की जो प्रक्रिया है वह अध्ययन कौन सा कहलाता है, यानी कि किसकी डेफिनेशन है। तो इस संदर्भ में आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आपको समझ लेना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, किस तरीके से इनका उत्पादन होगा, किस तरीके से वितरण हुआ है यानी कि वितरित किया जाएगा, और किस तरीके से इनका उपभोग यानी कि खपत होगी, उसका जो प्रक्रिया है उसी का एक प्रारूप अर्थशास्त्र को संदर्भित करता है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र के बारे में। अब अर्थशास्त्र को इन विषयों के आधार पर, जैसे कि आपके ये विषय है वस्तु, सेवाएं, उत्पादन, वितरण, किस तरीके से इनका वितरण होगा, किस तरीके की प्रक्रिया होगी, तो इन्हीं सब के आधार पर सभी चीजों को मिलाकर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक आता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और दूसरा आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो ये व्यष्टि और समष्टि में अब ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और समष्टि अर्थशास्त्र की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि जैसे कि आपका आर्थिक समृद्धि हुआ, आर्थिक विकास हुआ, बाजार, वस्तुओं की खरीद बिक्री, तो ये आपके एक डिफरेंशिएशन में पूछ लिए जाते हैं कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें एक डिफरेंशिएशन के संदर्भ में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को आपको इस तरीके से समझना है कि व्यष्टि मतलब कि माइक्रो यानी कि छोटा, समष्टि यानी कि बड़ा यानी कि मैक्रो। तो ये छोटा और ये बड़ा, यानी कि इसमें छोटी वस्तुएं यानी कि छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, बड़े हिस्सों का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि व्यष्टि एक छोटा शब्द है यानी कि माइक्रो है, समष्टि जो है वो मैक्रो है यानी कि बड़ा है, तो इसमें बड़ी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। अब इसमें आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि छोटा और बड़े में क्या अंतर होता है, मतलब कि छोटे के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, बड़े के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो एक तरीके से छोटा एवं सूक्ष्म होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो इसमें किस अर्थ का अध्ययन किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के निर्माण होता है, मतलब कि जो आपकी इकोनॉमी है उसका निर्माण जिस से मतलब कि जिन स्रोतों से होता है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बाजार हुआ, वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, ये सब चीजें जो आती हैं वो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं की माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब जो टॉपिक है ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो उन छोटे हिस्सों का अध्ययन करती है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जैसे कि वस्तुएं, बाजार, बाजारों वस्तुओं की खरीद बिक्री, ये सब इसके अंतर्गत आएगी। फिर चलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक ग्रीक भाषा में शब्द होता है, मतलब कि व्यापक या बड़ा होता है। ये जो है वो व्यापक हिस्सों का अध्ययन करेगा। जैसे कि आप व्यापक हिस्सों के अध्ययन अगर कौन कौन सी आएंगे कि इसमें आर्थिक समृद्धि आएगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आएगा, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, मौद्रिक नीति आएगी, राष्ट्रीय आएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके जो मेजर मेजर पार्ट है इन सभी का एक अध्ययन एक मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। तो मैक्रो इकोनॉमी कौन से मेजर सेक्शन आएंगे, आपका ओवरऑल इसी के अंतर्गत ही आएगा। और माइक्रो में छोटे छोटे जैसे कि बाजार, वस्तुओं की खरीद बिक्री जो छोटे स्तर पर होगी वो सब आएगी। तो माइक्रो में आएगी छोटे, मैक्रो में बड़ी। मैक्रो के अंतर्गत कौन सी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय इत्यादि होंगे इस तरीके से। और माइक्रो के अंतर्गत बाजार, वस्तुओं की खरीद बिक्री। तो इस तरीके से इनका ये दोनों में एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा। फिर चलते हैं, हमारे एक शब्दावली भी आती है कि आखिर मतलब कि किसी भी मतलब कि एक इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि के लिए व्यष्टि और समष्टि दोनों ही आधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर बड़ा है मतलब कि व्यापक अवधारणा है तो इसी का इंपोर्टेंस हो, अगर ये छोटी है तो इसका इंपोर्टेंस हो कि छोटे स्तर पर इसको कर लिया तो अब बड़े स्तर की करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था को निरंतर तरीके से उसमें वृद्धि करनी है तो जो व्यष्टि है उस अर्थव्यवस्था का भी होना आवश्यक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी होना आवश्यक है, और माइक्रो और मैक्रो दोनों का होना आवश्यक है। दोनों का एक समामिलित रूप होना जरूरी हो जाता है। ये नहीं है कि आपका अगर एक चीज है तो एक पार्ट को मिस कर जाए, तो मिस किसी को नहीं करना है। अगर उसमें अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर निरंतर वृद्धि को संदर्भित करना है तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के पार्ट को लेकर चलना होगा। तो इस तरीके से इसका ये डिफरेंशिएशन होता है।
अब चलते हैं हम अर्थव्यवस्था की ओर। अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना कि क्या अर्थशास्त्र, 2 तरीके के अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में किस-किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अब हमारी दूसरी शब्दावली आती है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से अधूरा शब्द है। यानी कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से, जब भी आप अर्थव्यवस्था का शब्द का यूज़ करते हैं, तो उसमें किसी देश का नाम आगे जोड़ते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था या फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, तो उसमें हम किसी कंट्री का नाम लगाते हैं, या फिर राज्य अर्थव्यवस्था यानी किसी रूस की अर्थव्यवस्था, या फिर किसी स्टेट की अर्थव्यवस्था के बारे में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसमें इकोनॉमी मतलब कि पीछे जोड़ा जाता है। पहले किसी देश की देश का नाम, यानी कि जो उसका जिस क्षेत्र में जिस इकोनॉमी को जोड़ा जा रहा है, तो उस क्षेत्र या उस विशेष नाम या किसी देश का नाम जोड़ना आवश्यक होता है। और ये अकेला अर्थव्यवस्था, सिर्फ अकेला शब्द किसी भी चीज को संतुष्ट नहीं कर सकता है। उसको संतुष्टि करने के लिए उसके लिए किसी देश या किसी क्षेत्र या किसी विशेष का नाम जोड़ा जाता है। जैसे कि आगे अगर हम जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि हमने किसी भी क्षेत्र का नाम लिया, या फिर हम किसी देश का नाम लेते हैं, देश के नाम के साथ-साथ या फिर किसी विशेष नाम को साथ में जोड़ते हैं। उसमें अगर विशेष नाम को जोड़ा है जाता है, तो उसके अंतर्गत जो भी उसकी समस्त आर्थिक क्रिया है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी है, उन्हीं सभी को जिसके अंतर्गत परिभाषित किया जाए, जिसके अंतर्गत संदर्भित किया जाए कि ये किस तरीके से होगा, उसे इकोनॉमी कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें आएँगी। आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अब ये भी तो प्रश्न आता है कि अगर आर्थिक क्रियाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, तो इकोनॉमी एक्टिविटी आखिर होती क्या है? तो इकोनॉमी एक्टिविटी के अंतर्गत बात की जाए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र हो या घरेलू क्षेत्र हो, या सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होती है। तो ये किस तरीके से संदर्भित है? ये किसी भी क्षेत्र का व्यापारिक क्षेत्र हो, ये कहाँ पर किस तरीके से व्यापार किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। घरेलू क्षेत्र यानी कि डोमेस्टिक जो एरिया है, उसके अंतर्गत किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उसको ध्यान दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखेंगे। साथ ही साथ वस्तुओं एवं सेवाओं को किस तरीके से उपभोग हो रहा है, यानी कि किस तरीके से खपत हो रही है, उसका उत्पादन किस स्तर पर हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन जो है कि किस तरीके से हो रहा है, वितरण किस तरीके से हो रहा है, किसका जो एक दूसरे की जगह जो वितरण किया जाता है, वितरित की जाती है, तो उसमें किस तरीके से होता है, उन सभी का एक ओवरऑल यानी कि एक जो समामिलित रूप है, वो आर्थिक क्रिया होता है। और यही जो आर्थिक क्रिया होती है, वह किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में से परिभाषित किया जाता है, जिससे इकोनॉमी शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक तरीके से अधूरा शब्द है। अगर उसमें किसी देश का नाम जोड़ दिया जाता है, तो वह उस देश की अर्थव्यवस्था बन जाती है, उस किसी क्षेत्र की बन जाती है, किसी स्थान की बन जाती है। और अगर उसी में जो अर्थव्यवस्था अगर उसमें बन जाती है, तो उसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। और जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक क्रियाएँ कौन-कौन सी है? जिसके अंतर्गत व्यापारिक क्षेत्र भी होंगे, घरेलू क्षेत्र भी होंगे, सरकार द्वारा कुछ दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग भी होंगे, वस्तुओं का उपभोग, वितरण, उत्पादन और सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएँगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में आता है। अर्थव्यवस्था को भी 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि भारत में देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें किस-किस तरीके की अर्थव्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अर्थशास्त्र को 2 तरीके से विभाजित किया गया है, एक आपका व्यष्टि, एक आपका समष्टि। लेकिन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को यानी कि इकोनॉमी को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। किस-किस के? जैसे आप कहते हैं कि इस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस देश में राज्य अर्थव्यवस्था है, स्टेट इकोनॉमी वर्क करती है, कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो वर्क करती है। बट भारत में देखा जाए तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? किसके द्वारा इसका सुझाव दिया गया? किसके द्वारा कहा गया था कि इस मतलब कि कौन-कौन से देश के द्वारा ये अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका एक ओवरव्यू जानते हैं। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है, वो होती है 1776 में, जो एडम स्मिथ है, उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है? जो एडम स्मिथ रहते हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी किताब 1776 में प्रकाशित होती है, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। आपकी किताबों के बारे में भी पूछा गया है, जिसमें इस किताब का नाम पूछा जाता है कि यह किताब किसकी है और इसे कब प्रकाशित किया गया था। तो कब होती है? 1776 में। अब इस
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा? जैसे कि आपने ये तो जान लिया कि इस शब्द को यहाँ से लिया गया। और राज्य अर्थव्यवस्था को कहाँ से लिया गया? जैसे कि राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत जो है फर्स्ट टाइम जो जर्मन दार्शनिक रहे हैं कार्ल मार्क्स, उनके द्वारा इस अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। तो ये राज्य अर्थव्यवस्था हो गई। फिर आती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका शब्द किसके द्वारा दिया गया? इसे केन्स के सुझावों के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। पहला तो अंतर ये आ जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका उद्गम स्रोत क्या है? यानी कि सर्वप्रथम विचार किसने दिया या फिर ये जो सिद्धांत आया था, वो किसके सिद्धांतों मतलब कि कोई वैज्ञानिक ही तो रहे होंगे जिनके आधार पर दिया गया। तो ये आपके आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ की ये बुक है, उसमें सर्वप्रथम प्रकाशित होता है। राज्य अर्थव्यवस्था जो आती है वो कार्ल मार्क्स जो जर्मन दार्शनिक है उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया। फिर आती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें केन्स के सुझावों के आधार पर इसमें प्रावधान दिया गया। तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन हुआ। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन की ओर कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है जो भारत ने अपनाई हुई है। तो चलिए जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब जो होते हैं बाजार तय करते हैं। इसमें आर्थिक सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो इसमें क्या है, हर चीज जो होगी वह बाजार पर डिपेंडेंसी पर वर्क करेगी कि किसी भी प्रोडक्ट मतलब कि किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो प्रोडक्ट का उत्पादन करना है तो उसमें कितना प्रोडक्शन होगा मतलब कि कितना उत्पादन करना है इस साल के लिए, क्योंकि एक टेन्योर फिक्स कर दिया जाता है ना कि इतना इस टेन्योर के लिए इतना होगा। किस कीमत पर इसे अगर उत्पादन हो जाता है तो उसे किस कीमत पर बेचना है। और अगर ये सब चीजें हो जाती है तो ये सब चीजें कौन करता है? ये बाजार तय करेगा, इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। फिर हम आते हैं राज्य अर्थव्यवस्था की ओर। तो राज्य अर्थव्यवस्था की ओर जब हम चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका फैसला जो होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी फैसला जो होता है सरकार के द्वारा लिया जाता है जिसकी दो शैलियां होती हैं। एक होती है समाजवादी, एक होती है साम्यवादी। समाजवादी के अंतर्गत देखा जाए तो यूएसएसआर जो पहले रूस का नाम था तो वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो आपके चीन में अपनाई गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाए कि रूस में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, चीन में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन है? रूस की अर्थव्यवस्था, साम्यवादी चीन की। और ये सभी अर्थव्यवस्थाएं किस पर निर्भर करती है? राज्य अर्थव्यवस्था पर। और राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, आपूर्ति आपूर्ति, कीमत सबका फैसला सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था हो गई। अब ये टोटली क्या हो गई? ये बाजार पर डिपेंडेंसी वाली अर्थव्यवस्था हो गई, ये सरकार पर डिपेंडेंसी वाली अर्थव्यवस्था हो गई। अब तीसरे तरीके की अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आती है केन्स के द्वारा तो सुझाव दिया जाता है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं, कुछ लक्षण जो होते हैं वह राज्य अर्थव्यवस्था के होते हैं। यानी कि इसमें एक समामेलन देखने को मिलता है कि इसमें स्टेट मतलब कि बाजार यानी कि कैपिटल के भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ प्रारूप देखने को मिलेंगे और राज्य अर्थव्यवस्था के भी प्रारूप देखने को मिलेंगे। इन दोनों को मिलाकर कौन सी अर्थव्यवस्था बनेगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सरकार यानी कि जो सरकार है उसका भी उतना ही हस्तक्षेप होगा और जो प्राइवेट सेक्टर है उतना ही हस्तक्षेप होगा। तो इन दोनों के सहअस्तित्व को मिलाकर यानी कि दोनों के समामेलित रूप को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के साथ साथ और भी अन्य देश हैं जहां जहां पर यह अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, जैसे कि भारत हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था आती है। अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार है, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से इनका एक डिफरेंशिएशन है। अब क्या होता है कि कभी-कभी इसके प्रोनाउंसिएशन भी पूछ लिए जाते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है? अगर ऐसी डेफिनेशन आ जाती है तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ तो ना तो निर्यात होता है, ना ही आयात होता है। यहाँ जो आपकी जैसे कि आपका भारत है, भारत में कह दें कि यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है। अगर भारत के बारे में बंद अर्थव्यवस्था के बारे में होगा तो जो अभी हम कई कंट्रियों से कुछ चीजें आयात करते हैं
कहीं पर निर्यात करते हैं, तो जो ये प्रक्रिया चलती है, अगर वो निर्यात आयात बंद हो जाता है, यानी कि इकोनॉमी जो रहेगी एक सीमित रहेगी, जिसमें कोई भी विश्व से मतलब कि विश्व की और भी जो कंट्रियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। जो होगा वहीं पर उत्पादन होगा, वहीं पर खपत होगी और वहीं पर बेचा जाएगा। मतलब कि सब चीजें भारत के अंदर ही होगी, मतलब कि सब चीजें इस सेंट्रलाइज एरिया फिक्स कर दिया गया है, तो इसी के अंदर होगी। यहाँ बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरीके की अर्थव्यवस्था जब हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। उसके नाम से ही प्रोनाउंसिएट हो रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पर ना आयात होगा, ना निर्यात होगा। तो इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था आती है। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की ओर। तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्राथमिक क्षेत्रक भी होते हैं, कुछ द्वितीयक क्षेत्रक भी होते हैं और कुछ तृतीयक क्षेत्रक भी होते हैं। ये आपके एक बेस यानी कि फाउंडेशन वैल्यू क्रिएट करने वाले क्षेत्रक होते हैं। और तो उसके अंतर्गत देखा जाए, प्रथम क्षेत्रक जो आता है उसमें अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र शामिल होता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो कैसा क्षेत्रक? जो डायरेक्ट ही किससे कनेक्टेड है? वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। तो ये क्षेत्रक कौन सा हो गया? ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया, जिसमें आपका कृषि भी आएगा, वानिकी भी आएगा, मत्स्य पालन इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आता है आपका द्वितीयक क्षेत्रक, वो क्षेत्रक जहां पर उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके प्राइमरी सेक्टर के द्वारा उत्पादन किया गया, यहाँ का जो उत्पादन है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आके इसे मतलब कि विनिर्माण किया जाएगा, मतलब कि उसको संस्कृत किया जाएगा, मतलब कि उसकी उत्पादों को उनकी गतिविधियों के माध्यम से जो कच्चा माल है उसका यूज किया जाएगा। और जैसे कि विनिर्माण हो गया, विद्युत गैस हो गया, तो ये इस तरीके से इसमें आएगा द्वितीयक सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आते हैं टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र की ओर, जिस क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे कि सेवा क्षेत्र में व्यापार हुआ, परिवहन हुआ, होटल, लोक प्रशासन इत्यादि तरीके की जो सेवाएं होती हैं वो सभी टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये जो है एक दूसरे से समामेलित भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, यहाँ पर उसको सेवाओं के तौर पर वितरित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इंटरकनेक्टेड ही होता है, लेकिन ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग भूमिका होती है। और प्रेजेंट टाइम में इसका रेशियो भी चेंजेस है। जैसा पहले जब 1951-52 में इसमें प्राथमिक क्षेत्र की सबसे सर्वाधिक भागीदारी थी, फिर द्वितीय क्षेत्र की, फिर तृतीय क्षेत्र में। तो प्रेजेंट टाइम में अभी तृतीय क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये तो है, लेकिन जितना रेशियो इसका पहले था उससे अभी कम हुआ है। बट इसमें सेवा क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र के बारे में आता है। अब हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में तो समझ लिया, तो इसके डिफरेंशिएशन को भी इस तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्या कहा गया है कि ये जो शब्द है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। और जो अर्थव्यवस्था होती है अधूरा शब्द है, जिसमें किसी के देश के पूरे क्षेत्र नाम जोड़ा ना जोड़ा जाए तब तक वो पूरा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां होती है जो आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि के तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। और इसमें क्या होगा, आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक हित, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु एवं सेवाओं को उपभोग, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में एक मेजर डिफरेंशिएशन होता है, जैसा कि हम अभी डिटेल में समझ सके। तो ये हमारा जो सेशन शुरू किया गया है, जिसमें ये आपका पहला वाला लेक्चर ऑलरेडी दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एनवायरमेंट का है, तो आप जाके देखिए। और इसके आगे के जो भी लेक्चर है वो धीरे धीरे आपको दे दिए जाएंगे। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।